हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है संघात्मक सरकार या फेडरल गवर्नमेंट। तो आज हम इसमें समझेंगे कि संघात्मक सरकार किसे कहते हैं, संघात्मक सरकार का क्या अर्थ होता है और इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, संघात्मक सरकार किसे कहते हैं। संघात्मक सरकार ऐसी सरकार है जहां पर केंद्र सरकार और प्रांत की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है। यानी संविधान द्वारा कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को और कुछ शक्तियां प्रांत सरकार को दे दी जाती हैं। दोनों सरकारें अपने अपने विषयों पर स्वतंत्र रूप से कानून नीतियां बनाती हैं, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। लेकिन संघात्मक सरकार या फिर संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्र और प्रांत सरकारों में समन्वय या सहयोग की भावना पाई जाती है। यानी जब केंद्र सरकार अपने अपने क्षेत्र के किसी विषय पर कानून बनाती है तो वो ये ध्यान में रखकर चलती है कि हमारे द्वारा बनाए गए किसी कानून से केंद्र का अहित न हो या केंद्र कोई जब जब केंद्र किसी विषय पर जो उसके क्षेत्र में है उस विषय पर कानून बनाता है तो वो यह ध्यान में रखकर चलता है कि उसके द्वारा बनाई गई किसी भी जो कानून है उसके द्वारा राज्य का अहित न हो, राज्य का कोई हानि न हो। इसी प्रकार जब अपने क्षेत्र जो प्रांत सरकार के क्षेत्र के विषय हैं तो जब जो प्रांत सरकार है वो अपने विषय पर कानून बनाती है तो वह भी ये ध्यान रखती है कि इससे केंद्र सरकार को कोई हानि ना हो। तो जो संघात्मक सरकार होती है उसमें केंद्र सरकार और प्रांत सरकार दोनों ही स्वतंत्र रहकर सहयोग की भावना से कार्य करती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि संघात्मक सरकार का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, संघात्मक सरकार की अवधारणा संघ शब्द पर आधारित है। यानी ये संघात्मक सरकार जो है इसकी जो अवधारणा है, संकल्पना है, वो किस पर आधारित है? संघ पर। अब संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेडरेशन। अब जो ये फेडरेशन शब्द बना है इंग्लिश का, ये कैसे बना? तो जो इंग्लिश का फेडरेशन वर्ड है ये लैटिन के फोइडस वर्ड से निकला है, ये निर्मित हुआ है। यानी जो संघात्मक सरकार की जो संकल्पना है वो संघ शब्द पर आधारित है। संघ शब्द को इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं और फेडरेशन जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के फोइडस से निकला है। लैटिन भाषा का जो वर्ड है ये फोइडस का क्या अर्थ होता है? संधि या समझौता। यानी संघात्मक शासन प्रणाली या संघात्मक सरकार ऐसी सरकार है जहां पर सरकार के मध्य संधि या समझौता होता है। यानी सरकारें आपस में संधि या समझौता करके शासन करती हैं। तो देखिए, जो संघात्मक सरकार है उसमें दोहरी सरकार पाई जाती है। यानी एक सरकार केंद्र में पाई जाती है और दूसरी सरकार प्रांत सरकार होती है। अब ये दोनों समन्वय पर यानी सहयोग की भावना से कार्य करती हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जो एकात्मक सरकार है वहां पर एकात्मक सरकार में केवल एक सरकार ही पूरे देश के लिए नीतियां, कानून, विधियां बनाती है, एक ही सरकार, और वो पूरे देश में लागू भी वही करती है। यानी नीतियां एक ही सरकार बना रही है, लागू भी वही सरकार कर रही है। तो वहां पे बस एक ही यानी एकल कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पाई जाती है। जबकि संघात्मक सरकार की जो प्रणाली है वहां पर संविधान ने कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए हुए हैं, कुछ विषय राज्य सरकार को दिए हुए हैं। अब जो केंद्र सरकार और प्रांत सरकार है वो संविधान की सीमाओं में रहकर, यानी संविधान ने जो विषय जिसे दिया हुआ है उसी के आधार पर नीतियां बनाती हैं। इसलिए जब कुछ विषय केंद्र को दिए हुए हैं, कुछ विषय प्रांत को, इसलिए
केंद्र में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पाई जाती है, और सेम इसी प्रकार प्रांत में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पाई जाती है। तो आई होप आपको संघात्मक सरकार का अर्थ समझ में आया होगा कि संघात्मक सरकार की जो अवधारणा है वो संघ शब्द पर आधारित है। संघ शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेडरेशन। और फेडरेशन जो है वो लैटिन भाषा के फोइडस से निकला है। फोइडस शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। अर्थात संघात्मक शासन वह शासन है जहां संविधान के द्वारा, देखिए, संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और प्रांत में बटी होती हैं। तो देखिए, शक्तियां किसमें बट रही हैं? केंद्र और प्रांत में। बांट कौन रहा है? शक्तियों का निर्धारण कौन कर रहा है? संविधान। देखिए, कितनी शक्तियां केंद्र को मिलेंगी, कितनी शक्तियां प्रांत को मिलेंगी, इसका निर्धारण कौन कर रहा है? संविधान। यानी संविधान सर्वोच्च है। एकात्मक सरकार में कौन सर्वोच्च होता है? संसद। जबकि यहाँ पर जो शक्तियों का बंटवारा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है संविधान। तो संघात्मक सरकार में सर्वोच्च कौन होता है? संविधान। तो देखिए, संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और प्रांत में बटी होती हैं, और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र होते हुए भी संघात्मक शासन की सफलता के लिए सहअस्तित्व की भावना के आधार पर कार्य करते हैं। तो देखिए, संघात्मक जो ये शासन है ये सफल तभी माना जाता है जब केंद्र और प्रांत दोनों ही मिलकर कार्य करें, दोनों में सहयोग की भावना हो, कोई एक दूसरे का ऊपर ना मानता हो, दोनों एक दूसरे को समान मानते हो और एक दूसरे का हित चाहते हो। जब केंद्र और जो प्रांत सरकार है वो एक दूसरे को सहयोग देकर कार्य करेंगी, शासन करेंगी, तभी संघात्मक शासन सफल माना जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि संघात्मक सरकार की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा को समझने से पहले हम एक बात और समझ लेते हैं कि संघात्मक जो शासन है वो बनता किस लिए है। तो देखिए, जब कोई राज्य, कुछ राज्य मिलकर, देखिए संघ बनता कैसे है। अभी हमने पहले संघात्मक सरकार में समझा कि जो संघात्मक सरकार का जो की संकल्पना है वो संघ से आई। देखिए, संघ किसे कहते हैं? संघ उसे कहते हैं जब कुछ राज्य किसी उद्देश्य के लिए मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। यानी मान लीजिए कोई छोटे छोटे राज्य हैं, अब उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब हम अकेले रहकर इतनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, यदि हम सब मिल जाएं, अगर सभी राज्य मिल जाएं तो एक बहुत ही अच्छा संघ बना सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका। या कुछ राज्य यानी कुछ प्रांत मिलकर या कुछ राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसे वो क्या कहलाता है? संघ। ऐसे संघ में ही संघात्मक सरकार बनती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि संघात्मक सरकार के क्या परिभाषा है। इसमें हमने दो परिभाषाएं ली हैं। तो चलिए, पहली परिभाषा है फ्रीमेन, जो विद्वान है उनके द्वारा दी गई है। तो देखिए, पहली परिभाषा फ्रीमेन महोदय के द्वारा दी गई, जो है संघात्मक शासन वह जो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध में एक राज्य के समान हो, परंतु आंतरिक शासन की दृष्टि से अनेक राज्यों का योग हो। देखिए, यानी देखिए, सरकार के क्या कार्य होते हैं? एक तो अपने राष्ट्र में ही आंतरिक शासन करना, यानी देश का विकास करना, यानी आंतरिक भाग में, यानी देश में सड़क बनाना, नहर बनवाना, देश में जितने भी देश के काम होते हैं वो करना। और एक होता है विदेशी संबंध, यानी विदेशों से, अपने पड़ोसी देशों से कैसा संबंध है, या अपने पड़ोसी देशों से, अन्य देशों से संबंध स्थापित करना। तो देखिए, जब वो अपने राष्ट्र के, अपने देश के
आंतरिक कार्य करते हैं, जब सरकार देश के अंदर का शासन संभालती है, तो तब वो राज्यों का योग होती है। जैसे हमारे भारत में देख लीजिए, जब केंद्र सरकार राज्यों के लिए कोई नीति बनाती है, या फिर जब कोई भी सरकार जब देश के आंतरिक मसलों पर कोई नीति निर्माण करती है, कोई कानून बनाती है, तो वो राज्यों को एक योग मानती है, यानी वो सभी राज्यों का मतलब अलग अलग से प्रबंधन करती है। यानी जैसे मान लीजिए सरकार को नीतियां बनानी है। अब कोई कुछ क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ प्रभावित है, तो देखिए वहां पर बाढ़ के प्रबंधन का कोई नीति कानून बनानी होगी, कुछ कोई विधि बनानी होगी। जबकि जहाँ पे सूखा है, रेगिस्तान है, वहां पर जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था करनी होगी। तो यानी अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग, यानी जब सरकार आंतरिक शासन करती है, तो वो अपने राष्ट्र को एक वो कई राज्यों का योग मानती है। लेकिन जब वही जो संघ है, जब वो किसी देश से अपने संबंध स्थापित करता है, या फिर कोई भी संधि, कोई समझौता करता है, तब वो राज्यों के योग के रूप में न होकर वो एक राज्य के समान मतलब एक राज्य के रूप में संबंध स्थापित करती है। आई होप आप समझे होंगे। यानी जब कोई देश विदेशी संबंध में कोई नीति बनाता है या कोई संधि करता है, तब वो एक राज्य होता है। लेकिन जब वो खुद के जब अगर उसके आंतरिक शासन देखा जाए, तो वो राज्यों के योग के आधार पर शासन करता है। नेक्स्ट देखिए, फाइनर के अनुसार, यानी जो नेक्स्ट परिभाषा है वो फाइनर महोदय ने दी थी, जो कि है कि संघात्मक शासन वह है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का एक भाग प्रांतों में निहित होता है। देखिए, जो सत्ता और शक्ति का एक भाग है वो किसके पास है? प्रांतों के पास। और दूसरा केंद्रीय संस्था में निहित होता है, यानी जो देश पर शासन करने के लिए शक्ति है, या फिर जो देश पर शासन करने की सत्ता है या शक्ति है, उसका एक भाग तो होगा प्रांतों के पास और एक भाग होगा केंद्र के पास। अब देखिए, केंद्रीय संस्था कौन सी होगी? केंद्रीय संस्था कौन सी होगी? जो कि प्रांतों द्वारा संगठित की जाती है या किया जाता है। देखिए, जो सत्ता और शक्ति है वो दो के पास होगी, पहली केंद्र सरकार और दूसरी प्रांत सरकार यानी राज्य सरकार। अब ये केंद्र सरकार कैसे, कौन सी, यानी जो केंद्रीय संस्था है वो कैसी होगी? देखिए, अभी मैंने बताया कुछ राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। अब संघ में ही केंद्र सरकार बनेगी, तो यानी जो केंद्र सरकार है, जो केंद्रीय संस्था है, वो किसके द्वारा निर्मित की गई? वो प्रांत द्वारा निर्मित की गई। तो चलिए अब हम देखते हैं संघात्मक सरकार की विशेषताएं या लक्षण। यानी किसी देश की अगर हम शासन प्रणाली के लक्षण देखें, तो हम किस आधार पर कहेंगे कि यहाँ पर संघात्मक शासन है। तो चलिए अब हम समझते हैं संघात्मक सरकार की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, पहली है केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। यानी देखिए, संविधान में ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी और कौन सी शक्तियां राज्य सरकार यानी प्रांत सरकार के पास होंगी। नेक्स्ट देखिए, संघात्मक संविधान। देखिए, संविधान ही ये निर्धारित करता है कि राज्य व्यवस्था की यानी सरकार की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए, अगर एकात्मक संविधान है तो एकात्मक सरकार होगी, और अगर संघात्मक संविधान है तो संघात्मक सरकार होगी। देखिए, संघात्मक संविधान में मतलब ऐसा कौन सा प्रावधान होता है जो कि ये बताता है कि संविधान जो है वो संघात्मक है। तो देखिए, संघात्मक सरकार या संघात्मक प्रणाली का अर्थ ही ये होता है कि सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा। तो जब किसी संविधान में शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान हो, तो वो संघात्मक संविधान है और वहां पर संघात्मक ही सरकार पाई जाएगी।
थर्ड है लिखित संविधान। देखिए, जहां पर भी संघात्मक सरकार होगी, जहां पर भी संघात्मक शासन प्रणाली होगी, वहां पर लिखित संविधान ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ राज्य मिलकर एक संघ बना रहे हैं, जहां पर बहुत से, मान लीजिए कोई बिजनेस ही करने लगे कुछ लोग मिलकर, अगर कोई एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है ना, तो वो इतने नियम जो हैं उसके दिमाग में भी आ सकते हैं, है ना? उसमें कोई ऐसा डर नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर जब कुछ लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले भी लिख लेते हैं कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, कुछ नियम होंगे, जिनके के मतलब खर्च किस किस कितने प्रतिशत पे खर्च होगा, लाभ का कितना प्रतिशत मिलेगा, अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कैसे होगी। ये सब हम जो मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं, वो ये सब पहले ही लिख लेते हैं। तो ऐसे ही जब कुछ राज्य मिलकर एक संघ बना रहे हैं, तो वो कुछ नियम भी लिखते हैं, और जो नियमों का संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? संविधान। यानी संघात्मक शासन प्रणाली या संघात्मक सरकार में लिखित संविधान अनिवार्य रूप से ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कठोर संविधान। देखिए, मान लीजिए जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था बिजनेस का, तो सोचिए जैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें एक व्यक्ति थोड़ा धनी है, उसके पास धन दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक है। मान लीजिए नियम बन गए, ठीक है, और वो थोड़ा धनी है, उसके पास शक्ति है, थोड़ी पावर है। अब वो सोचे कल के दिन नियम बदल दे, लाभ हो रहा हो तो कह दे कि मैंने इतना धन लगाया था तो मुझे 2 गुना मिलेगा लाभ, और नुकसान आए तो कह दे कि क्या नाम कि भरपाई तुम ही लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। जिसके पास शक्ति है वो तो कुछ भी कह सकता है। तो इसी प्रकार मिलकर जब कुछ राज्य मिलकर एक संघ बना रहे हैं, तो मान लीजिए उन्होंने फिर जो केंद्रीय सरकार बना दी, अब उसके मन में लालच आ गया, वो एकात्मक शासन बनाने की सोचने लगी, वो संविधान में कर दिया संशोधन कि अब से कोई संघात्मक शासन नहीं होगा, अब एकात्मक शासन होगा, यानी सारी शक्तियां केंद्र के पास। ऐसा होने का भय रहेगा ना, तो इसीलिए जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है या संघात्मक सरकार होती है, उसमें संविधान लिखित होगा और कठोर संविधान होगा। संविधान में संशोधन इतना सरल नहीं होगा। अब ये कठोर संविधान क्यों बनाया गया? जिससे कि जो केंद्र सरकार है वो संशोधन ना कर दे और प्रांतों को अपने अधीन ना कर ले, निरंकुश ना हो जाए केंद्र सरकार। इसलिए संशोधन सरलता से ना हो, इसीलिए संविधान को कठोर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है केंद्र सरकार और प्रांत सरकार मिलकर जनता का ही शोषण कर ले, जनता के लिए निरंकुश हो जाए, जनता का हित ही ना सोचे। तो इसलिए सरकार किस प्रकार से जनता का हित कर रही है, सरकार क्यों बनाते हैं? जिससे वो जनता के उद्देश्यों का को पूरा कर सके। जनता के उद्देश्य है उन्हें अच्छी सड़कें मिले, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, उन्हें भोजन, उन्हें पीने का पानी, सब कुछ उपलब्ध हो। इसीलिए जनता मिलकर सरकार बनाती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ये हित करे ना पूरे, ये जो उद्देश्य है इन्हें पूरा ही ना करे, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए। अब जिम्मेदारी किसके सामने हो? तो न्यायपालिका के। कोई कानून अगर केंद्र सरकार या प्रांत सरकार कोई कानून बना रही है, कोई विधि बना रही है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा कर ले न्यायपालिका, तो वो न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। तो यानी जो न्यायपालिका है वो ये जांच कर सकती है कि जो केंद्र सरकार या प्रांत सरकार जो भी नीति बना रही है वो जनता के लिए लाभदायक है भी या नहीं, कहीं उसकी वजह से जनता का अहित तो नहीं हो रहा। इस बात का ध्यान कौन रखती है? न्यायपालिका। तो इसे ही आधार मानकर न्यायपालिका जो केंद्र सरकार या प्रांत सरकार के द्वारा बनाई गई नीति है उसकी न्यायिक समीक्षा करती है। तो यानी
जो संघात्मक शासन होता है वहां पे पृथक पृथक यानी वो किसी के वो अलग होती है। वो ऐसा नहीं है कि सरकार जो बनी है, सरकार में से कुछ लोग अलग, जैसे कार्यपालिका, संघात्मक शासन में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका में से ही चुनी जाती है, दोनों में संबंध होता है, पृथक नहीं होती। जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही चुन ली जाती है, वो पृथक नहीं होती। तो करने को तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चुनकर आए हैं उसमें से कुछ लोग न्यायाधीश बनकर भी बैठ जाएं, तो क्या होगा, नीति बना दी, और जो लोग थे जो जो विधायिका से ही चुने हुए थे, क्योंकि सब मिले हुए हैं, तो कह देते कि हाँ हाँ ठीक है, जनता का तो कोई अहित इसमें हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो मिले हुए थे ना। तो फिर उसका स्वतंत्र पालिका का कोई आधार नहीं रह जाता। यानी जो न्यायपालिका है वो पृथक होनी चाहिए, उसका विधायिका कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उसके जो सदस्य हैं, जो उसके न्यायाधीश हैं, उनका निर्वाचन, उनका जो वो है सिलेक्शन, वो अलग से होना चाहिए। सॉरी, मैंने निर्वाचन बोल दिया था, उनका सिलेक्शन अलग से होना चाहिए। तो ये हुई स्वतंत्र एवं पृथक न्यायपालिका। नेक्स्ट देखिए, दोहरी शासन व्यवस्था, यानी वहां पे केंद्र सरकार और कई प्रांत सरकार होगी। वो कार्य कैसे करेंगी, सहयोग की भावना से। केंद्र सरकार और कई प्रांत सरकार मिलकर संघ बनाएंगी और वे सहयोग की भावना से कार्य करेंगी। यानी जो कई सारे प्रांत सरकार हैं वो मिलेंगी, वो संघ का निर्माण करेंगी। उस संघ में एक केंद्र सरकार होगी। अब केंद्र में केंद्र सरकार और प्रांतों में प्रांत सरकार मिलकर सहयोग की भावना से, यानी एक दूसरे का हित देखती हुई वो शासन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दोहरी नागरिकता। देखिए, जब कुछ राज्य मिल रहे हैं, कुछ राज्य आपस में मिल रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं, जो राज्य मिल रहे हैं उन राज्यों की भी अपनी अपनी जो उनके नागरिक हैं उनकी नागरिकता हुई, और जब मिल रहे हैं तो एक संघ बन गया, तो उनकी भी उस राष्ट्र की भी नागरिकता हो गई। जैसे अमेरिका में जो राज्य हैं, तो जो राज्य के नागरिक हैं, मान लीजिए अगर ऐसा हमारे भारत में है नहीं, लेकिन अगर हमारे भारत में होता, तो जैसे कोई कोई जैसे गुजरात में रह रहा तो वो गुजराती नागरिकता वाला हो जाता, राजस्थान में रहता वो राजस्थानी नागरिकता का हो जाता, इस तरीके से। और सब भारत में रहते हैं तो भारतीय हो गए। तो ऐसी वो क्या कहते हैं, दोहरी नागरिकता, जहां पर राज्य प्रांत अपने नागरिकों को अलग से नागरिकता देता है, और जो केंद्र है वो अपने नागरिकों को अलग से नागरिकता देता है। यानी वहां पे दो नागरिकता पाई जाती है, जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जबकि भारत में संघात्मक शासन के लक्षण हैं, लेकिन जो भारत है वो अर्धसंघात्मक सरकार वाला देश है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि भारत में जो शासन व्यवस्था है या संविधान है वो किस प्रकृति का है। तो देखिए, जो संघात्मक सरकार है वहां पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है, और वहां पे द्विसदनीय विधानमंडल भी पाया जाता है। द्विसदनीय यानी देखिए, जो विधायिका है वहां पे दो सदन होंगे, विधायिका यानी संसद में दो सदन होंगे, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो देखिए, लोकसभा निर्वाचित होकर आती है, जबकि जो राज्यसभा होती है वहां पर प्रांतों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो जो संघात्मक सरकार है वहां पे जो विधायिका है, जो संसद है, वो दो सदनों वाली होती है। नेक्स्ट है शासन का सर्वोच्च अंग। शासन का सर्वोच्च अंग क्या है, संविधान। क्यों, क्योंकि देखिए शक्तियों का बंटवारा है, किसमें, केंद्र और प्रांतों में। शक्तियों का बंटवारा कर कौन रहा है, संविधान। तो सब शासन का सर्वोच्च अंग कौन हुआ, संविधान। अब हम देखेंगे कि किसी देश में संघात्मक सरकार होने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, पहला लाभ है कि अधिक कार्यकुशल शासन पद्धति। यानी देखिए, ये जो संघात्मक सरकार है इसकी
शासन पद्धति बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि देखिए प्रत्येक स्तर पर सरकार होती है। जैसे कि केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार नीतियां बना रही है और नीतियों को लागू करा रही है। प्रांतों के स्तर पर जो प्रांत सरकार है वो नीतियां बना रही है, कानून का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सरकार जो कि नीतियां बना रही है और उन्हें लागू करा रही है। यानी जो यानी एक ही सरकार पर अधिक कार्य का बर्डन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार के ऊपर पूरे देश का जो कार्यभार है वो उसके कंधों पर ही है। तो इसलिए इसमें जब इतने सारी सरकार मिलकर कार्य सहयोग की भावना से कार्य कर रही है तो कार्य पद्धति भी कुशल ही होगी। नेक्स्ट देखिए, विशाल क्षेत्र अधिक जनसंख्या एवं विविधता वाले देशों के लिए उपयुक्त होती है। ये देखिए विशाल क्षेत्र यानी जैसे अमेरिका है, भारत है, रूस है, तो वहां पे जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत ही अधिक है और अधिक जनसंख्या यानी जनसंख्या भी अधिक है और विविधता भी अधिक है। ऐसे देशों के लिए उपयुक्त होती है। जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि कोई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है तो वहां का प्रबंधन अलग प्रकार से होता है। किसी देश में सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो वहां का प्रबंधन अलग प्रकार से होता है। ऐसी ही कुछ क्षेत्र की जो परंपराएं हैं अलग होती हैं, किसी क्षेत्र की परंपरा अलग होती है। तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक जैसी नीति सफल नहीं हो सकती। क्षेत्र के अनुकूल ही नीतियां लाभकारी होंगी। यानी जब किसी क्षेत्र के लिए कोई नीति लाभकारी होगी वो तभी सफल मानी जाएगी। तो जब मान लीजिए जैसे एकात्मक सरकार में एक सरकार ही पूरे देश के लिए नीति बनाए, तो जैसे मान लीजिए उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए कोई नीति बनाई, तो जहाँ पानी की अधिकता है वहां की जो नीति है वो सूखे से जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार लाभकारी होगी, वहां पर उसका कोई आधार नहीं रहेगा। इसलिए जो मान लीजिए कोई जैसे भारत में क्या है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो राज्य है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वहां का प्रबंधन कर सकता है। जबकि जैसे जहां पर पानी की कमी है तो वहां की जो सरकार है, राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार, वो अपने स्तर से नीतियां बना सकती है। तो वहां पर जो कार्य पद्धति है वो कुशल मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, तो ऐसे देशों में जहाँ पे जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अधिक है, जनसंख्या भी अधिक है, विविधता बहुत अधिक है, तो ऐसे क्षेत्रों में संघात्मक सरकार सफल मानी जाती है। नेक्स्ट है निर्बल राज्यों की रक्षा। देखिए जैसे कोई राज्य जिसे जो निर्बल है वो भी रक्षा नहीं कर सकता, वो इतना संपन्न नहीं है कि वो शत्रु राष्ट्र से अपनी रक्षा कर सके, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी संघ में शामिल हो सकता है। जैसे कि सिक्किम भारत में सम्मिलित हो गया, शामिल हो गया। तो इसी प्रकार जो छोटे राज्य हैं जो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, वो संघ का एक अंग बन जाते हैं और संघ उनकी रक्षा का जो दायित्व है वो अपने कंधों पर ले लेता है। यानी संघ उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जो संघात्मक सरकार है इसमें निर्बल राज्यों की रक्षा हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, संघात्मक शासन केंद्रीय सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाता है। देखिए जो केंद्रीय सरकार है उसकी निरंकुशता पर रोक लगाता है। कैसे लगाता है, क्योंकि जो संघात्मक सरकार है उसमें लिखित संविधान पाया जाता है जो कि कठोर प्रकृति का होता है। वहां पे संशोधन इतना सरलता से नहीं हो सकता, इसलिए वहां की सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। कोई भी एक अधिक शक्तिशाली नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए और उनमें सहयोग की भावना है। इसलिए संघात्मक सरकार में कोई सी भी सरकार, चाहे प्रांत की सरकार हो या केंद्र की, लेकिन देखिए जो निरंकुश हो सकती है वो कहाँ की हो सकती है, वो केंद्र की हो सकती है। निरंकुशता केंद्र की सरकार में आ सकती है, लेकिन क्योंकि एकात्मक सरकार वही तो होती है जहाँ पे सब कुछ केंद्र के हाथ में होता है, और यहाँ पे संघात्मक सरकार में
केंद्र की जो सरकार है वो कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, ज्यादा व्यापक सरकार, यानी जो सरकार है उसमें व्यापकता होती है। कैसे? देखिए, जब नीतियां प्रांत सरकार भी बना रही है और नीतियां केंद्र सरकार भी बना रही है, तो अब नीति बनाने के लिए जब विधानमंडल राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो उसी प्रकार से उसमें प्रतिनिधि भी आ रहे हैं नीति बनाने के लिए। जब कार्यपालिका विधायिका केंद्र में भी है और प्रांत में भी है, तो उसके लिए सदस्य भी चुनकर आ रहे हैं। तो निम्न स्तर से भी, जो बिल्कुल रूट लेवल से भी, ग्रास रूट लेवल से भी प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं, यानी तो इसमें प्रतिनिधित्व बहुत व्यापक होता है। तो ये जो संघात्मक सरकार है ये अधिक व्यापक सरकार मानी जाती है। जबकि देखिए, जो एकात्मक सरकार होती है उसमें एक ही सरकार है जो सबसे शिखर पर है और पूरे देश के लिए वही बना रही है, तो उसमें इतनी व्यापकता नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा पूरी होती है। देखिए, जब केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, प्रांत स्तर पर प्रांतीय सरकार और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र सरकार, तो जब क्षेत्र स्तर पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उसमें से निर्वाचन हो रहा है, तो वो अपने क्षेत्र की कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उनके समाधान के अनुसार क्षेत्र के लिए कार्य कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा होती है, जो क्षेत्र की समस्या है उनका समाधान बहुत ही सरलता से हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यों के लिए लाभदायक। देखिए, एकात्मक सरकार में क्या है कि जो पूरे देश के लिए जो नीतियां हैं वो केंद्र सरकार बना रही है, उसमें राज्यों के पास कोई भी अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी राज्य के लिए नीति लाभदायक हो या नहीं। केंद्र ने पूरे देश के लिए जो नीति बनाई है वो पूरे देश में ही लागू होगी। लेकिन संघात्मक सरकार में ऐसा नहीं है, उसमें प्रांत सरकार की सहमति से नीति का निर्माण किया जाता है, और जो विषय हैं, जो राज्य सरकार के विषय हैं, उस पर राज्य सरकार खुद ही कानून बनाती है। तो इसमें जो संघात्मक सरकार है उसमें राज्य को भी जो कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, तो इसलिए जो केंद्र सरकार है वो अधिक प्रतिनिधि वाली सरकार मानी जाती है। केंद्रीय सरकार पर कार्यभार कम हो जाता है। देखिए, एकात्मक सरकार में सारा कार्य बस एक सरकार को ही करना था, तो इसलिए उसके सर पर कार्यभार बहुत ही बढ़ गया था। जबकि इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत जब जो कार्य है वो मतलब जो विषय है वो बांट दिए गए हैं, संविधान ने विषय बांट दिए हैं कि केवल इतने ही विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केवल इतने ही विषय पर प्रांत सरकार बनाएगी। इसलिए जो केंद्र सरकार है उसके कंधों पर से कार्यभार कम हो गया है। जब कार्यभार कम हो गया है तो जितने उसे विषय मिले हैं वो उस पर बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण अधिक लोकतांत्रिक होती है। देखिए, संघात्मक शासन यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण है। जो सरकार है वो स्तरों में है, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, तो उसमें लोकतंत्र की भावना प्रकट होती है, ये अधिक लोकतांत्रिक होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि संघात्मक सरकार के दोष क्या क्या हैं। किसी भी कार्य को करने पर उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जाते हैं। इसी प्रकार संघात्मक सरकार के कुछ दोष और कुछ गुण दोनों हैं। जैसे कि अभी हमने गुणों का अध्ययन किया, अब हम देखेंगे संघात्मक सरकार में कौन कौन से दोष होते हैं। देखिए, पहला दोष है निर्णय विलंब से होता है। देखिए, अगर हमें किसी राज्य के पक्ष में कोई निर्णय लेना है, तो अब हमें जो उस राज्य के प्रतिनिधि हैं उनसे भी सलाह परामर्श लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो केंद्र सरकार कोई राज्य के लिए कोई निर्णय ले रही है तो उसमें राज्य सहमत नहीं होता, या फिर राज्य की कुछ मांग होती है, तो उस कारण जो निर्णय है वो थोड़ा विलंब से होता है। नेक्स्ट देखिए, पूरे देश में एक समान नीतियां एवं कानून नहीं होती। देखिए, जब
एकात्मक सरकार में एक सरकार ही पूरे देश के लिए नीति या कानून बनाती है, तो पूरे देश में एक समान नीति एवं कानून पाए जाते हैं। लेकिन जब संविधान ने कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को और कुछ शक्तियां प्रांत सरकार को दी हुई हैं, तो सभी, जैसे किसी एक विषय पर सभी राज्यों के अलग अलग मत होते हैं, वो अपने राज्य के अनुकूल नीतियों जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर कानून बनाते हैं, जैसा भी उन्हें सही लगता है, अपने राज्य के अनुकूल लगता है, वो उसी आधार पर जो संविधानों ने शक्ति दी है उसका कानून बनाते हैं। तो इसलिए पूरे देश में एक समान नीति एवं कानून नहीं पाए जाते। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर पे, अत्यधिक खर्चीली सरकार। देखिए, इसमें खर्चा अधिक होता है। कैसे? एकात्मक सरकार में क्या था? केवल एकल न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका होती थी। इनकी इमारतें भी एक ही होती थी पूरे देश में। लेकिन संघात्मक सरकार में क्या है? जो केंद्र का स्तर है, संघ का स्तर है, उस पर भी ये इमारतें पाई जाएंगी। और जब हम प्रांतीय स्तर पर आएंगे तो वहां पर भी विधायिका का प्रावधान है, वहां पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी इमारतें बनेंगी। इसी प्रकार जो क्षेत्रीय स्तर पर है वहां पर भी यही खर्चा होगा। तो यानी इसमें दोहरी सरकार है तो दोहरा खर्चा हो रहा है। जब केंद्र के स्तर पर निर्वाचन होंगे तो वहां पर खर्च होगा चुनाव में। जब प्रांतों के स्तर पर चुनाव होंगे तो वहां पर भी खर्च होगा। पुलिस व्यवस्था में खर्च होगा, न्यायिक व्यवस्था में खर्च होगा। पहले न्यायालय बस केंद्र स्तर पर था, अब जो प्रांत स्तर पर है उस पर भी न्यायालय की स्थापना होगी, तो वहां पर भी न्यायाधीश और न्यायालय की जो निर्माण कार्य है उनमें खर्च होगा। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो संघात्मक सरकार है ये बहुत ही खर्चीली सरकार होती है, क्योंकि इसमें दोहरा खर्च होता है, क्योंकि इसमें दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार है तो खर्च भी दोहरा ही होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं, न्यायपालिका अत्यधिक शक्तिशाली होती है। देखिए, इसमें न्यायपालिका बहुत ही शक्तिशाली होती है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र जो भी नीति बना रहा, जो केंद्र ने जो भी नीति बनाई है, यानी संसद ने जो भी नीति बनाई है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। मान लीजिए वो संविधान के असंगत है, यानी वो संविधान के दायरे से बाहर है, या फिर जो उसमें संविधान में कोई प्रावधान किया गया है और जो सरकार है उसने कोई कानून बनाया है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। यानी सरकार के मुकाबले न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, अत्यधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट देखिए, दोहरी नागरिकता होती है, इससे एकता की भावना में कमी आती है। देखिए, जब दोहरी नागरिकता होगी तो थोड़ा वो रहता है विघटन सा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे देश में होती दोहरी जो नागरिकता, तो क्या होता, जैसे कहते हैं भारतीय हैं, अभी हमारी क्या पहचान है कि हम सभी भारतीय हैं, तो हमें जो राष्ट्र की जो एकता की भावना है वो बहुत ही प्रबल हो जाती है, एकता की भावना, और हमारे जो राष्ट्र प्रेम है वो भी प्रबल होता है। लेकिन मान लीजिए इसी के स्थान पर अगर सबकी दोहरी नागरिकता होती कि हम गुजराती हैं, हम राजस्थानी हैं, हम इस तरीके से सबकी अलग अलग होती नागरिकता, तो उससे राष्ट्रता की भावना में कमी आती। दोहरी नागरिकता होने से राष्ट्रीयता की भावना में कमी आती है। ऐसी नागरिकता कहां पर पाई जाती है? अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर पे है, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य विवाद अधिक होते हैं। देखिए अगर किसी को अधिकार ही नहीं है मांग करने का, या तुमने कोई अधिकार, कोई शक्ति, कुछ कार्य दिया और सामने वाले को ये अधिकार ही नहीं है, वो इस पर प्रतिक्रिया दे, तो फिर विवाद ही कैसा। और यदि प्रतिक्रिया देने का हक है, उसे अधिकार है, तो वहां पे अक्सर प्रतिक्रिया जरूर मिलती है, या फिर मांग उठती है, या फिर जो भी हमने निर्णय लिया है उसका प्रतिरोध हो जाता है। तो इसी प्रकार जब शक्तियां दोनों के पास हैं, दोनों समान शक्तियां रख रहे हैं, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है,
अधिकतर यही देखा जाता है कि संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार के पास कुछ कम शक्तियां होती हैं, जबकि प्रांत सरकारों के पास अधिक शक्तियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र और प्रांत हैं उनके मध्य विवाद बहुत ही बढ़ जाते हैं। केंद्र ने कोई कानून बनाया तो प्रांत उसका विरोध करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रांतों के मध्य ही विवाद हो जाते हैं, नदी के जल को लेकर बहुत से मुद्दे ऐसे हो जाते हैं कि प्रांत और प्रांत के मध्य ही विरोध हो जाता है, कभी प्रांत और केंद्र के मध्य। तो इस प्रकार संघात्मक सरकार में थोड़े विरोध पाए जाते हैं, विवाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 7 है, संकट काल के समय समस्या से निपटने में कमजोर मानी जाती है संघात्मक सरकार। देखिए, एकात्मक सरकार की बात करें तो मान लीजिए कहीं देश के किसी भाग में संकट काल उत्पन्न हो गया है, कोई वहां पे संकट है या कोई राष्ट्रीय आपदा है। अगर वहां पे एक ही सरकार का शासन है, एकात्मक सरकार का शासन है, तो एकात्मक सरकार तुरंत निर्णय ले लेगी और निर्णय को लागू करवा देगी। लेकिन इसके विपरीत हम संघात्मक सरकार में देखें तो संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं ले सकती जब तक राज्य के प्रतिनिधि से परामर्श न कर ले। तो मान लीजिए कोई संकट काल उत्पन्न हुआ है और जो केंद्र सरकार है उसे कोई निर्णय लेना है और राज्य सरकार सहमत नहीं है, तो उससे जो है समस्या से निपटने में थोड़ी समस्या आती है। संकट काल से निपटने में थोड़ी समस्या आ जाती है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी उस निर्णय पर सहमत न हो, जब सहयोग की भावना न हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा आज की क्लास में कि संघात्मक सरकार किसे कहते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनके दोष और हानि क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।